आ जाऊं मैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं प्रदीप आज ओएसएफ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको क्लास 12th बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ हम वो क्वेश्चन को डिस्कस की भी करेंगे। तो आप सबको पता है, क्लास 12th बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में जो पार्ट बी होता है वो 50 मार्क्स का होता है और इस पूरे पार्ट को डिवाइड किया जाता है 3 सेक्शन में। सबसे पहला जो सेक्शन होता है जहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन ए। सेक्शन बी जहां पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन सी वहां पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक सेक्शन के अंदर आपको अच्छे खासे ऑप्शंस मिलने वाले हैं जहां से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अच्छे से लिखना है। आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वन बाय वन उन पार्ट बी के सारे सेक्शन को और हम शुरुआत करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन से। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम के लिए जो बोर्ड में पेपर बनाते हैं उन टीचर्स के लिए एक बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री को मैं बोलता हूं कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, जिससे बाहर तो वो कोई क्वेश्चन बनाने नहीं वाले। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि अगर आप ध्यान से जीएसईबी के प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स को देखेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन सिंपल बनते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम उन सबका एक ब्लेंड देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और सिंपल क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उनको लिखना कैसे है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर लेकर के आए। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम 4 मार्क के क्वेश्चन को देखेंगे और ये कुछ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको अगर आप सही से तैयार करते हो तो गारंटीड आपको लगभग सारे क्वेश्चन इसके अंदर से बोर्ड में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। अब लॉजिक ये है, एम्ब्रियो सेक की बात हो रही है, सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। तो चलिए देखते हैं कि इस आंसर में आप क्या लिखेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क का है तो आपको ध्यान में रखना है, कोई भी 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए अगर क्वेश्चन के बाद पीछे मेंशन किया गया है चार्ट और डायग्राम और फिगर इज नेसेसरी, तब तो आपको बिना सोचे ड्रॉ करके उसको अच्छे से लेबल करना है। लेकिन अगर पीछे मेंशन नहीं किया है, जैसे कि ये क्वेश्चन को देख रहे हो यहां पर नहीं बताया गया है कि आपको डायग्राम बनाना है या नहीं, तो क्या करेंगे आप? सर हम क्या करें? देखिए 4 मार्क का क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है, एम्ब्रियो सेक का डायग्राम बना के अच्छे से लेबल कर दो और फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन करना है एम्ब्रियो सेक का। तो ये हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये जो डायग्राम है पूरा, ये हमारा एम्ब्रियो सेक है। क्या है? एम्ब्रियो सेक। और उसके अंदर जितने भी सेल जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है उसी को बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। इज दैट क्लियर? तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले इस डायग्राम को बना देंगे। खास ध्यान रहे, जब भी आप एनसीईआरटी को देख रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी के नीचे किसी भी डायग्राम के नीचे आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करके दे रखा है। जैसे कि यहां जितने भी डायग्राम्स है उन डायग्राम्स को अगर हम ध्यान से देखें तो डायग्राम बी क्या बता रहा है, तो आइए देखते हैं। यहां पर ऑलरेडी अच्छे से मेंशन किया है 248 न्यूक्लिएटेड स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सेक। मतलब एम्ब्रियो सेक में जब इतने सेल्स वाले स्ट्रक्चर्स है तब का डायग्राम है। एंड करके लिखा है अमेच्योर एम्ब्रियो सेक, अमेच्योर एम्ब्रियो सेक। और डायग्राम सी जो हमारा अभी का डायग्राम है वहां पर बताया गया है अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेक। माय डियर स्टूडेंट, मैच्योर एम्ब्रियो सेक, क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। 1 2 3 तीन लार्ज सेल्स आपको नजर आ रहे हैं चालाजार लैंड की तरफ, और चालाजार लैंड के एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड है माइक्रोपाइलर एंड, या फिर वाइजा वर्जा। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपको दिख रहा है एग एपरेटस। तो ये एग एपरेटस कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेल्स जो सिनर्जीज है और एक एग, ये तीनों मिला करके, एग मतलब मैं बात कर रहा हूं फीमेल गैमेट की, तो ये तीनों सेल मिला के बनाता है एग एपरेटस। और याद रहे इस एग एपरेटस में दोनों सिनर्जी सेल के बेस पे आपको फिलीफॉर्म अपरेटस नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? फिलीफॉर्म अपरेटस। और बस सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई, ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल। तो पूरा डायग्राम बनाया आपने, अच्छे से लेबल किया और उसके बाद उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा।
जैसे कि कोई बच्चा सोचे सर इसमें हम डिस्क्रिप्शन की शुरुआत कहां से करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, क्योंकि ये मैच्योर एम्ब्रियोसेक है तो आप क्या लिखेंगे? इन टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स मैच्योर एम्ब्रियोसेक लुक्स लाइक अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, और पूरा डायग्राम आपने ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी, और फिर वहां पर आप एक्सप्लेन करेंगे इन अ मैच्योर एम्ब्रियोसेक वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 celled but 8 nucleated condition, and then you will be explaining about at the micropilar end we have the egg apparatus which is consisting of egg and two synergid cells. At the center we have two polar nuclei which are fused, but it's just a cytokinesis, yes, but not फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं हुआ, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, तो उसको हम एक तरीके से क्या बोलेंगे, रेदर देन काइनेसिस उसको बोलेंगे साइटोगैमी हुआ है बट कैरियोगैमी अभी तक नहीं हुआ। सो टू न्यूक्लियस बट वन सेल कंडीशन, तो दो पोलर न्यूक्लिय है, और चला सा लैंड की तरफ एंटीपोडल सेल को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन जब खत्म होगा, डायग्राम के 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, एक्सप्लेनेशन के 2 मार्क्स, दोनों मिला के हो गए 4 मार्क्स। खास ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, लिखते समय एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन वर्ड्स को आप डेफिनेटली अपने आंसर में इंक्लूड करिएगा। मैं एक और अच्छी चीज बता देता हूं, एनसीईआरटी की खास बात यह है कि आप कोई भी स्टेटमेंट को अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स मेंशन करने जरूरी है, ये खास याद रखना। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain and explain the development of male gametophyte in it। मतलब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको पूरा बताना है, एक्सप्लेन करना है और ड्रॉ करना है। उसके साथ साथ आपको यह भी बताना है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन इट। अब देखिए, मैं ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। बोर्ड में पेपर जब शुरू होता है उससे पहले पार्ट ए एमसीक्यू का जो पार्ट है वो शुरू होने से पहले आपको कम से कम 5 या 10 मिनट मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। तब पढ़ना ही है उसको अच्छे से ताकि क्वेश्चन जल्दी समझ आ जाए। और पार्ट बी जब शुरू होगा उससे पहले भी डियर स्टूडेंट्स आपको 10 से 15 मिनट पढ़ने को मिल सकते हैं, और जहां पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको पता रहे कि मुझे क्या लिखना है, कितना लिखना है विदाउट एरर। स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इनसाइड दैट। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी में कि कौन सा डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे और उस समय पर आप क्या चीज लिखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain। तो देखिए एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें बताती है। जैसे यहां पर लिखा है, देखिए फिगर 1.5 एनलार्ज व्यू ऑफ अ pollen grain tetrad, एंड बी में लिखा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू pollen grain। मतलब यहां हमारा आंसर हमें मिल सकता है डेफिनेटली। ये इस डायग्राम के सामने जो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना, ये pollen grain के बारे में है। देखिए जैसे आपको पता लगेगा कि यहां से मुझे इतना लिखना है। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, pollen grains are generally spherical, measuring about certain size, a certain diameter. It has two layer। अब देखिए ये यहां से शुरू करके पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जा रहा है कि pollen grain के अंदर कौन सा सेल है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, और फाइनली उसको यहां पर बताया गया है। देखिए क्या लिखा है, पूरा लास्ट स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, इन द रिमेनिंग स्पीसीज दी pollen grain, है ना। तो उसकी पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर खत्म हो जाएगा। अब यहां पर क्या मेंशन किया उन्होंने, pollen grain of many species cause severe allergies। मतलब अब ये उन्होंने pollen grain की वजह से होने वाली एलर्जीज के बारे में बताया है। याद रखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, pollen grain का स्ट्रक्चर। तो आप बाहर से शुरू करेंगे, एक्साइन, इंटाइन, और उसके अंदर जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, सारी चीजें अच्छे से लिख दोगे। एंड फाइनली आपको ये भी लिखना पड़ेगा बेटा कि जो जनरेटिव सेल है ना, it has ability to divide with the mitosis and it has ability to produce two male gamete। तो देखिए जब ये मेल गैमेट बन जाते हैं ना, तब आपकी pollen grain एक्चुअली मैच्योर होती है, और तब इसको मेल गैमेटोफाइट बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, मेल गैमेटोफाइट। तो आउटर लेयर एक्जीन,
इनर लेयर जो कि सॉफ्ट है, डेलिकेटिव है, जहां से पोलन ट्यूब निकलती है, उस लेयर को बोलेंगे इंटीन और इंटाइन, और उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है जहां पर दो सेल सबको नजर आते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। तो क्या सर हमें एलर्जी के बारे में भी लिखना है, क्योंकि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पूछा है और डेवलपमेंट के बारे में पूछा है? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास समय है, नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद अंदर वो जेनरेटिव सेल में से दो सेल बनते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं मेल गैमीट, उसके बारे में भी बताना है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लिखते समय खास ध्यान रखेंगे। देखिए ये पोलन ग्रेन की पूरी एप्लीकेशन दे रखी है, ठीक है, कि पोलन ग्रेन को किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर पोलन वायबिलिटी के बारे में बताया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं ये सेक्शन बहुत छोटा है पोलन वायबिलिटी का, बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। देखिए यहाँ पर लिखा है, इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन लूजेस वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ द रिलीज। भाई राइस और व्हीट में पोलन ग्रेन जैसे रिलीज होती है 30 मिनट के अंदर उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। It's very interesting. And in some members of Rosaceae and Leguminosae, Solanaceae, ये क्लास 11th की याद दिला रहा है, ये सारी प्लांट्स की फैमिली है। The pollen grain maintain viability for months, है ना, एमसीक्यू के लिए आसिया ने है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो था pollen grain का structure and development of male gametophyte inside that. Let's have a look at the question number 3. Very important. State the features of fetal development in human. Precisely बताया गया है कि ह्यूमन के अंदर फीटस का डेवलपमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म सेल एंड ओवम जब फर्टिलाइज होते हैं, तब सबसे पहला जो डिप्लॉइड सेल बनता है वो होता है जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट। अब जाइगोट में सबसे पहली चीज क्या होती है? एक अजीब टाइप का सेल डिवीजन है। रेदर वो अजीब इसीलिए है क्योंकि उसको सेल क्लीवेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल क्लीवेज। तो 2 सेल स्टेज, जाइगोट सिंगल सेल है, फिर 2 सेल स्टेज, फिर 4, देन 8 एंड देन 16। तो यहां पर उन्होंने बताया है फीटल डेवलपमेंट। क्या बताया है सर? एनसीईआरटी में इसका डिस्क्रिप्शन कहां पर है? चलिए क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि देखिए आपको ज्यादातर आंसर बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगे। आपको कोई बड़ी रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू बोर्ड एग्जामिनेशन। आप ध्यान से अगर सारे लेबलिंग को देखेंगे तो आपको वैसे ही पता लग जाने वाला है। ठीक है, आइए जाते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, क्लास 12, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, और वहां पर सारी चीजें उन्होंने अच्छे से बता दे रखी है। ओके, इसके अंदर भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, इस चैप्टर का वेटेज तो बहुत ज्यादा है, कम से कम 10 से 11 मार्क के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। सीधी सी बात है, चैप्टर बहुत इजी है, 10 से 11 मार्क का वेटेज है। तो लॉजिकली स्पीकिंग ये हमारे लिए चेरी ऑन द केक जैसा माहौल बना दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए उन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देख लेते हैं। याद रखेंगे हम बात कर रहे हैं फीटस के डेवलपमेंट की। किसकी? फीटस के डेवलपमेंट की। देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में बताया गया है, और उसके नीचे तुरंत आ जाएंगे तो एक बेहतरीन डायग्राम आपको दे रखा है। एम्ब्रियो ग्रो मतलब किस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा एम्ब्रियो ग्रो होता है, और फिर आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या दे रखा है? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देख क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। फीटस का डेवलपमेंट पूछा है। किसका? फीटस। उन्होंने डिवीजन के बारे में नहीं पूछा कि जाइगोट कैसे डिवाइड होता है, 2 सेल 4 सेल, ऐसा नहीं पूछा उन्होंने। फीटस के डेवलपमेंट। तो फीटस क्या होता है? लॉजिकली स्पीकिंग, जब आपका ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो है वो कम से कम 32 सेल स्टेज तक आपका एम्ब्रियोब्लास्ट बनता है, पूरा ब्लास्टोसिस्ट, उसके अंदर अब फीटस डेवलपमेंट की शुरुआत होगी। तो आपका एक्सप्लेनेशन कहां से शुरू होगा? याद रखेंगे, जो भी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर की कहानी है वहां से। तो वो एक्सप्लेनेशन तो आपको इस एरिया में दे रखा है कि भाई व्हेन आफ्टर द इम्प्लांटेशन बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस बिगिंस विद द इम्प्लांटेशन, और वहां पर क्या होता है? फीटस के सराउंडिंग पूरी कोरियोनिक विलीज डेवलप होती है।
धीरे धीरे उसमें एक एंडोक्राइन, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड डेवलप होती है जिसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा। तो वो सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने दे रखी है और बाद में उन्होंने उस फीटस के पूरे डेवलपमेंट के बारे में बताया है। देखिए यहाँ पर, राइट, कि कौन से जर्मिनल लेयर बनते हैं। गैस्ट्रोला स्टेज में सारे जर्मिनल लेयर बनते हैं ना, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो वो सारी चीजें यहाँ पर पूरे डेवलपमेंट की बातें कर रखी है। और अंत में उन्होंने, खास याद रखिएगा ये क्वेश्चन एक छोटा क्वेश्चन बन के आ सकता है। यहाँ पर लिखा है व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फीचर्स, तो वो इस पूरे पैराग्राफ में आपको दे रखे हैं। तो मान लीजिए अगर आप फीटस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और आपने पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं लिखा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां तक तो पूरा लिखना पड़ेगा आपको अच्छे से। सर यहाँ पर एक डायग्राम भी था, ह्यूमन फीटस विद इन द यूटरस। क्या हमें ये डायग्राम बनाना है? मैं आपको बता दूं 99% जेसीबी की बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास थोड़ा समय और ड्रॉ कर दीजिए, आपके बेनिफिट में ही रहेगा। क्योंकि अच्छे से लिखा हुआ पेपर और ठीक से बनाया डायग्राम पेपर चेकर की नजर से हटके जाने वाला नहीं है। उन्होंने आपका डायग्राम बेहतरीन देखा, वो होंगे खुश, और आपकी छोटी सी एरर को वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आइए जाते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन तक। देखिए यहां पर बताया है विच, हम डायरेक्टली क्वेश्चन 7 पे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के एंड में आपको एक लिंक मिलेगी और वहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे इमीडिएटली आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर आपको ये सारे पेपर्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। बायोलॉजी के लिए खास याद रहे, बोर्ड की एग्जाम जो है ना, वो सिर्फ 50 मार्क की है। यस और नो? नो, वो है तो 100 मार्क की, लेकिन उसका वेटेज कितना है? 50%। 50% गुड सेट का वेटेज है जिसमें सिर्फ एमसीक्यू आते हैं, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, आपको बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा मिल जाएगा उस व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके साथ साथ गुड सेट से रिलेटेड भी एमसीक्यू वहां मिल जाएंगे। और भूलना मत, तीसरा पड़ाव और सबसे इंटरेस्टिंग पड़ाव, डॉक्टर बनने के लिए जो नीट यूजी की एग्जाम है ना, उसके लिए भी कुछ वैल्यूएबल एमसीक्यू और उनकी टेक्निक आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। तो ये मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहां पर डेफिनेटली इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आइए चलते हैं कोई और रैंडम क्वेश्चन पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विच मेथडोलॉजीज वर अप्लाइड इन एचजीपी। तो डियर स्टूडेंट, आपको याद करना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक में जब ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंसिंग करना था ना, तो उसके लिए उन्होंने 2 मेथडोलॉजीज का इस्तेमाल किया था। और आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि कौन सी है हो सकती है वो 2 मेथडोलॉजीज। एक मेथडोलॉजी कौन सी है? ESTS, सीक्वेंस एनोटेशन, है ना। तो 2 अप्रोच उन्होंने इस्तेमाल कर रखे थे। एक अप्रोच क्या था? ब्लाइंड अप्रोच। तो ये ब्लाइंड अप्रोच का मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके अंधे की तरह काम शुरू कर दिया, बट ब्लाइंड अप्रोच का मीनिंग ये है कि वहां पर उन्होंने सारे के सारे जीनोम को सीक्वेंस किया था, रिगार्डलेस ऑफ क्या वो कोडिंग रीजन को डिनोट करते हैं या नॉन कोडिंग रीजन को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ब्लाइंड अप्रोच था। क्या था? ब्लाइंड अप्रोच। और दूसरा अप्रोच था, दैट अप्रोच वाज मच मोर फोकस्ड, जिसको हम सीक्वेंस एनोटेशन भी बोलते हैं। और वो अप्रोच क्या था? द सीक्वेंस विच वर बीन सीक्वेंस्ड, राइट, विच वर बीन फिगर्ड आउट, वो सीक्वेंस कैसी थी? ओनली एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। याद रखिए, मैंने बोला ओनली एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। जो सीक्वेंस एज आरएनए की तरह एक्सप्रेस हो रही थी ना, सिर्फ उन्हीं को, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन को ही उन्होंने फोकस किया था। तो ये दोनों अप्रोच को आपको अच्छे से लिखना है। देखिए अब ये मेथोडोलॉजी में सीक्वेंसिंग के दौरान इन 2 मेथोडोलॉजी के यूज के बाद सीक्वेंसिंग करते समय उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड मशीन के बारे में भी मेंशन कर रखा है उस टॉपिक के अंदर, और मशीन का नाम क्या है? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। और बाद में उस मशीन से जो डेटा निकला, उस डेटा को उन्होंने अलाइन करके जो भी सीक्वेंस के रीजन पैरेलली मैच हो रहे थे, या हम ये कह ले कि कॉमन निकल रहे थे, उनको उन्होंने बाय यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हटा दिया, और बाद में अल्टीमेटली जो उनको प्रॉपर सीक्वेंस मिली
उसको उन्होंने एक्सेप्ट करी। तो ये पूरा आपको अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको क्लू ही दे रहा हूँ, है ना? आपको ध्यान से एनसीईआरटी में जाकर के उस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक ही बार तो देखना है ना? और हमें सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ रखा है और मुझे विश्वास है कि वो आपको डेफिनिटली एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो आप क्या करोगे, जो ऐसे क्वेश्चन आपको लगते हैं ना जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है या फिर कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम या लेबलिंग है, उनको आप एनसीईआरटी में जाकर के ना ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, जैसे कि एचजीपी की मेथोडोलॉजीज, है ना? नाउ उसके नीचे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन ना सिर्फ बोर्ड वालों के लिए फेवरेट है, बट गुड सेट एज वेल एज नीट तक ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है। लैक ऑपेरॉन के बारे में बताया है, लैक्टोज ऑपेरॉन, जो कि इकोलाई बैक्टीरिया में होता है ना? तो अब यहाँ पर बताया है एक्सप्लेन लैक ऑपेरॉन, मतलब लैक ऑपेरॉन का डिस्क्रिप्शन लिखना है इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। तो सर, आपने बोला कि यहाँ पर पूछा गया है सिर्फ एक्सप्लेन, तो क्या सर हम डायग्राम बनाएं या ना बनाएं? मैं वापस सेम पॉइंट पे आ जाऊंगा कि अगर आपके पास थोड़ा समय है तो बना दीजिए ना। 4 मार्क का क्वेश्चन है, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ किया है, लेबलिंग कर रखा है, तो पूरा फायदा है। और देखिए उसका एक दूसरा भी फायदा है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेटमेंट भूल गए ना, तो आप सीधे डायग्राम को जाकर के देख पाओगे और उसमें जो चीज़ें आपने लेबल कर रखी है ना, वहां से आप डिस्क्रिप्शन पूरा अच्छे से बना सकते हो। बट मेरी बात एक ध्यान रखना, डियर स्टूडेंट्स, अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है ना, उसको आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि वही तो आपकी की है जिसको लेकर के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, लैक ऑपेरॉन, अब लैक ऑपेरॉन के अंदर ऑपरेटर, प्रमोटर, फिर उसके बाद आई जीन है जो क्या प्रोड्यूस करता है, अगर वो आरएनए और उसके अंदर से प्रोटीन बनाता है तो वो रिप्रेसर बनाता है। क्या बनाता है? अब ये रिप्रेसर अगर ऑपरेटर और प्रमोटर के बीच बाइंड हो जाए, और वो ऑपरेटर और प्रमोटर के बाद आपको अपने स्ट्रक्चरल जीन मिलने वाले हैं ZYA। तो वो स्ट्रक्चरल जीन के ऑपरेटर और प्रमोटर पे अगर रिप्रेसर बाइंड हो जाता है तो लैक ऑपेरॉन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो उस सप्रेसर या फिर रिप्रेसर प्रोटीन को मुझे ऑपरेटर एंड प्रमोटर के बीच से हटाना है ताकि मेरा लैक ऑपेरॉन एक्सप्रेस हो। कैसे हटाया जाएगा? मुझे जरूरत पड़ेगी इंड्यूसर की, और इस केस में लैक ऑपेरॉन के केस में इंड्यूसर क्या है? गैलेक्टोज। क्या है? गैलेक्टोज। अभी गैलेक्टोज कहाँ से मिलता है? लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से। किसके? लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए सीधी सी बात है, सर आपने बोला गैलेक्टोज, तो भाई हमारे लिए तो लैक्टोज ही है जो हमारा इंड्यूसर है, जो रिप्रेसर के साथ बाइंड होगा और रिप्रेसर को वहां से हटाएगा, ताकि ऑपरेटर और प्रमोटर के बाद जो सारे स्ट्रक्चरल जीन है ZY, वो सब के सब एक्सप्रेस हो जाए। क्या हो जाए? डायग्राम, लेबलिंग एंड प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। आइए देखते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन जहां पर लेंथ में बताया गया है कि आपको लिखना क्या है, जैसे कि गिव डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मालिग्नेंट कैंसर एंड देन एक्सप्लेन द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को उन्होंने पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया है। पहले तो आपको बिनाइन एंड मालिग्नेंट कैंसर की, जो बिनाइन एंड मालिग्नेंट ट्यूमर है, उसके बीच का डिफरेंस बताना है। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो पैराग्राफ वाइज लिखिए या टेबल बना दीजिए, है ना? बिनाइन कैंसर, मालिग्नेंट कैंसर, दोनों के बीच का डिफरेंस आपने लिख दिया, भूलना नहीं है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या बताया है? एक्सप्लेन करना है एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि कोई भी नॉर्मल सेल के अंदर जो प्रोटो ऑन्कोजीन होते हैं, वो प्रोटो ऑन्कोजीन अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से स्टिमुलेट हुए तो प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट किस में होते हैं? ऑन्कोजीन में। और अब आपका जो नॉर्मल हेल्दी सेल था वो कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस नॉर्मल हेल्दी सेल को कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? उन एजेंट्स की। और वो एजेंट्स क्या थे? जो हमारे प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करते थे। इनको हम शॉर्टली हम ये भी बोल सकते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट। क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेन। तो उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से इसलिए पढ़ना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ना कि पूरे क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट में पूछा गया। कहीं दो पार्ट्स में नहीं दिया गया, तो अच्छे दो पार्ट में दे रखा है। बिनाइन एंड मालिग्नेंट ट्यूमर का डिफरेंस लिखेंगे जिसके 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, और एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करने के लिए, उनके मिलेंगे आपको 2 मार्क्स। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है एड्स के बारे में।
अब देखिए यहाँ पर तो सीधा सा लिख दिया है सर व्हाट इज एड्स, तो क्या सर हम इसका 2 स्टेटमेंट में आंसर लिख के आए? नहीं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको, ये सेक्शन है जहाँ पर ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, सो यू नीड टू एक्सप्लेन लिटिल बिट इन प्रॉपर मैनर। अब HIV की पूरी लाइफ साइकिल भी है और उस लाइफ साइकिल के साथ साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन। तो सर क्या हम लाइफ साइकिल ड्रॉ करें या डिस्क्रिप्शन लिखें? तो इस केस में आप उस पूरी लाइफ साइकिल का डिस्क्रिप्शन खाली लिख के आते हैं और आपने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, चलेगा। बट अगेन एज आई ऑलवेज से, अगर आपके पास ठीक ठाक समय है तो डायग्राम बना दीजिएगा। हालांकि बोर्ड में वो अच्छे से आपको मेंशन करके देंगे चार्ट इज नेसेसरी और नॉट। अगर नॉट ऑलरेडी मेंशन किया है चार्ट इज नॉट नेसेसरी, तब तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं बताया है तो ड्रॉ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब देखिए टोटल खाली 17 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं और इस 17 में से जो आपका बोर्ड में सेक्शन सी आने वाला है जहां 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, आपको वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मिला के लगभग वो सेक्शन होता है 16 मार्क्स का, है ना। सेक्शन ए 16, सेक्शन बी 3 मार्क के क्वेश्चन 18 मार्क्स का सेक्शन होगा और लास्ट सेक्शन जो होगा वो कितने मार्क का होगा, 16 मार्क। 4 क्वेश्चन आपको लिखने हैं और साथ में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो अगर आप इन 17 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाएंगे ना, मेरी गारंटी है आपको उस सेक्शन डी में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। कुछ और क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब आपको पता है प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया। तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है और ड्रॉ भी करनी है, भूलिएगा मत। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, oogenesis तो याद करिए, oogenesis की प्रोसेस मतलब oocyte बनने की प्रोसेस, और ये oogenesis कहाँ होता है, पूरा का पूरा इसकी शुरुआत तो कहाँ होती है, प्री नेटल स्टेज से, मतलब बिफोर बर्थ, है ना। तो पूरा oogenesis। अब मैं तो ये बोलूंगा कि अगर इस क्वेश्चन को तैयार करना है किसी बच्चे को, मैं चाहूंगा कि वो एनसीईआरटी में जाए और अच्छे से पूरा oogenesis पढ़े एक बार, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग स्टेजेस में जाना पड़ सकता है। प्री नेटल मतलब बिफोर बर्थ से लेकर के बर्थ, और बर्थ के समय पर क्या क्या बदलाव आते हैं, ओवरी के अंदर किस तरह के oocyte बनेंगे, और बर्थ के बाद मतलब प्यूबर्टी तक, क्योंकि सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब आएगा, राइट, तो डेफिनेटली उसको क्या बोलेंगे, मेनार्च। और मेनार्च का सबसे पहला जो पूरा का पूरा ओव्यूलेशन का साइकिल खत्म होगा और फर्स्ट टाइम जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, दैट्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना, वहां तक की ये पूरी प्रोसेस है। तो अच्छे से पढ़ना है और फिर इसको तैयार करना है। तो वापस रिमाइंडर दे देता हूं मैं आपको, सेक्शन सी सारे क्वेश्चन 4 मार्क के, डायग्राम अगर पूछा गया है तो अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, और डिस्क्रिप्शन के सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज अच्छे से अंदर इंक्लूड होने चाहिए। आपके पास डियर स्टूडेंट वो फ्रीडम है कि आप इंग्लिश के उन एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को ऊपर नीचे अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, बट डू नॉट फॉरगेट अंदर जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज है, जो कंसेप्ट है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वही तो रियलिटी है और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। सर एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जीएसईबी में कभी कभार हमने देखा है कि टीचर्स जो है वो आंसर की लेंथ देख करके मार्क्स देते। मैं आपको बता दूं बेटा, वो लेंथ को डेफिनेटली देखते हैं, लेकिन लेंथ को मेजर करके आपको मार्क्स नहीं देते। वो उस लेंथ को देखते हैं कि क्या उसके अंदर इनफ कंटेंट आया है, इनफ साइंटिफिक टर्म जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है वो आए हैं, इसीलिए वो लेंथ को देखते हैं। वो कोई स्केल लेके ऐसा थोड़ी ना देखेंगे कि भैया ये तो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा लिखा गया है, 2 पेज में 3 पेज में लिखा गया है, तो चलो इसको मार्क्स दिया जाए। गलत बात। हाँ, कोई 3 पेज का क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने 2.5 पेज या 2 पेज में फिनिश किया, लेकिन उसके अंदर सारा कंटेंट अच्छे से आया गया है, सारी टर्मिनोलॉजीज है, तो उन बच्चे को पूरे मार्क्स दिए जाते। तो यस, लेंथ वो देखेंगे, बट लेंथ के अंदर वो कंटेंट की क्वालिटी को देखते हैं, नॉट जस्ट टू मेजर द लेंथ एंड गिव द मार्क्स। ठीक है, तो इस पूरे सारे के सारे क्वेश्चन का एक्सेस आपको चाहिए तो वीडियो के एंड में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां नीचे जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप है और ओएसएफ इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं हमेशा बायोलॉजी का सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा।